हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। भारतीय राजनेताओं के विचारों से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों के विषय में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के सामाजिक और आर्थिक विचारों को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा गोपाल कृष्ण गोखले का परिचय देखेंगे। परिचय की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वह एक प्रमुख राजनेता थे और साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर में, यानी कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई तो जो उसका शुरुआती दौर था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर में जो कांग्रेस थी उस पर उदारवादी राष्ट्रवादियों का प्रभाव था, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, महादेव गोविंद रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे। अब बात करते हैं हम गोपाल कृष्ण गोखले के सामाजिक विचारों की। गोपाल कृष्ण गोखले के सामाजिक विचारों की बात करें तो यद्यपि गोखले ने तिलक की भांति समाज सुधार आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जिस तरह से तिलक ने समाज सुधार की कोशिश की उस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसे कार्य यानी ऐसे आंदोलनों में भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी वे सच्चे समाज सुधारक थे, क्योंकि वे रूढ़िवादिता के प्रबल विरोधी थे। रूढ़िवादिता का मतलब होता है जो पुराने जमाने के रीति रिवाज होते हैं जो समय के साथ बदल जाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी रूढ़िवादिता के कारण उनको नहीं बदलते, तो वो रूढ़िवादिता के प्रबल विरोधी थे। भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था को वे प्रगति के मार्ग में बाधक मानते थे कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है तब तक जो देश है वो उतनी प्रगति नहीं कर सकता जितनी उसे करनी चाहिए। दलित जातियों के उत्थान के वे प्रबल समर्थक थे। जो दलित जातियां हैं यानी कि जो निचली जातियां जिनको समझा जाता है, उनके उत्थान के वो प्रबल समर्थक थे। छुआछूत तथा भेदभाव का अंत करने के लिए भी गोखले ने भारतीयों को सामाजिक संकीर्णता से बाहर निकालने का आह्वान किया था, यानी कि उन्होंने लोगों से यह आह्वान किया कि जो छुआछूत और भेदभाव है उन चीज़ों को खत्म कर देना चाहिए और जो भारत का समाज है उसका और ज़्यादा विकास करना चाहिए। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि जो अफ्रीका में, जब वो गांधी जी के बुलाने पर अफ्रीका गए थे तो वहां पर भी उन्होंने रंग भेद, जो अफ्रीका में रंग के ऊपर जो भेदभाव किया जाता था काले और गोरे का, उसकी नीति की भी कटु आलोचना की थी। उनकी मान्यता थी कि जब तक भारत में छुआछूत की समस्या का निवारण नहीं कर लिया जाता, कि भारत में जो निचली जातियों और जो ऊंची जातियां थी उनके मध्य जो छुआछूत की भावना थी उसका निवारण जब तक नहीं कर लिया जाता तब तक भारत द्वारा समान अधिकारों की जो मांग है, यानी कि हम जो समान अधिकारों की मांग करते हैं वो मांग ही अर्थहीन है। अर्थात सामाजिक संकीर्णता को त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का वे हल ढूंढ रहे थे। वे अपने आप को हिंदू कहलाने के स्थान पर भारतीय कहलाना पसंद करते थे, यानी कि अपने आप को एक जाति के तौर पर नहीं बल्कि एक देश के नागरिक के तौर पर देखते थे। वे धार्मिक सहिष्णुता को सामाजिक एकता की प्रमुख आधार मानते थे, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता का मतलब कि सभी धर्मों के साथ जो मेल जोल की भावना होती है उसको ही सामाजिक एकता का प्रमुख आधार मानते थे। हिंदू और मुसलमानों के मध्य मधुर सामाजिक संबंधों की स्थापना उनका प्रमुख उद्देश्य था कि जो दोनों धर्म हैं, जो दोनों धर्म के लोग हैं, उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित हों। आगे हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राष्ट्रवादी विचारों के ऊपर। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसके दौर में, यानी कि शुरुआती जो दौर था, जब तक गांधी जी इस राजनीति में एंटर नहीं हुए थे, यानी कि जो गांधी जैसी प्रमुख राजनीतिक हस्ती थी जब तक वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उभरी थी, उससे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें दो टाइप की विचारधाराएं थी। एक थी उदारवादी विचारधारा और दूसरी थी उग्रवादी विचारधारा। तो ये दो विचारधाराएं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर में जो कांग्रेस थी उस पे न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी जैसे जो उदारवादी विचारक थे उनका ही प्रभुत्व था, जिन्होंने भारत में उदारवादी राजनीतिक विचारधारा की नींव रखी थी। यानी कि ये राष्ट्रवादी जो थे वो उदारवादी विचारधारा के थे, यानी कि इनका जो राष्ट्रवाद था वो उदारवाद पर केंद्रित था। गोपाल कृष्ण गोखले अपने जमाने के एक अग्रणी उदारवादी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के हिमायती नेता थे, परंतु क्रमिक सामाजिक विकास के समर्थक भी थे। यानी कि उदारवाद के साथ साथ ये भारत में जो सामाजिक विकास है उसको भी चाहते थे, लेकिन ये क्रमिक विकास चाहते थे, यानी कि धीरे धीरे करके विकास किया जाएगा, एकदम से विकास नहीं किया जा सकता, या एकदम से जो पूरी व्यवस्था है उसको नहीं बदला जा सकता, धीरे धीरे करके बदलाव लाया जाएगा, इस बात के समर्थक थे। वे तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे जो उग्रवादी नेता थे उनकी जो विचारधारा थी उससे काफी मतभेद रखते थे। भारत में ब्रिटिश राज, भारतीय सामाजिक स्थिति की समझ,
सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के तरीकों को लेकर उनके जो उग्रवादी थे उनसे काफ़ी मतभेद थे, यानी कि इन सब चीज़ों को लेकर उनसे उग्रवादियों से उनकी नहीं बनती थी, या उनके दोनों के जो विचार थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे। मोटे तौर पर कहा जाए तो जो उदारवादी नेता थे वो भारत में ब्रिटिश शासन का स्वागत करते थे, मतलब ब्रिटिश शासन को अच्छा समझते थे और उनका मानना था कि भारत के विकास के लिए ब्रिटिश शासन आवश्यक है। आगे बात करते हैं हम गोपाल कृष्ण गोखले के उग्रवाद पर विचार के, जो उग्रवाद पर उनके विचार थे, क्योंकि वो उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे तो उग्रवाद को वो पसंद नहीं करते थे। भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में उनके विचार उग्रवादियों से मेल नहीं खाते थे। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक जो तिलक थे, इसके अलावा उदारवादी विचारधारा के समर्थक गोखले, यानी कि दोनों ही क्या थे, 20वीं सदी के शुरुआत में अग्रणी राजनेता थे और दोनों की शुरुआत में अच्छी बनती भी थी, बाद में लेकिन इनकी विचारधाराएं बदलती चली गईं, जिनमें बहुत अंतर आ गया और गोखले को उदारवादी स्वभाव के एक नेक इरादे वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा, तथा जो तिलक थे उनको कट्टरपंथी के रूप में देखा जाने लगा। कट्टरपंथी का मतलब ये था कि वो अपने धर्म में दूसरे को हस्तक्षेप करने का मौका बिल्कुल नहीं देते थे, साथ ही साथ वो चाहते थे कि हम अपने देश में जो भी परिवर्तन करेंगे वो स्वयं करेंगे, मतलब अपने देश का विकास हम स्वयं करेंगे। अपने देश का विकास करने के लिए हमें अंग्रेजों के ऊपर या जो ब्रिटिश शासन है उसके ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तिलक क्या थे, एक कट्टरपंथी थे जो कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग का विरोध नहीं करते थे, यानी कि उनका मानना था कि अगर स्वतंत्रता हमें बल के प्रयोग पर भी प्राप्त होती है तो वो उसको यानी कि बल का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। गोखले का मानना था कि भारत के लिए स्वशासन पाने का सही रास्ता संवैधानिक तरीकों को अपनाना है, जबकि जो गोखले थे उनका जो तरीके थे वो संवैधानिक थे और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना उनकी नीति थी। इसके विपरीत तिलक के संदेश, विरोध, बहिष्कार और आंदोलन थे। इनके विरोधी विचारधाराओं के कारण 1907 में सूरत में नरमपंथियों और उग्रपंथी जो थे उन दोनों के बीच लड़ाई जो थी वो खुलकर सामने आई, यानी कि दोनों ही विचारधाराओं के जो लोग थे वो कांग्रेस में जब आ गए और दोनों में विचार का जो मतभेद था वो बढ़ता चला गया, तो 1907 में जो ये मतभेद था वो खुलकर सामने आया और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया, मतलब जो उग्रवादी और जो उदारवादी थे वो दोनों यहाँ पर अलग अलग खेमों में बट गए, जिसका देश के राजनीतिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि मतलब जो पार्टी के लोग थे वो दो दल में विभाजित हो गए। यहाँ दोनों पक्ष वैचारिक मतभेद के कारण कांग्रेस संगठन पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। 1907 में यहाँ पर क्या था, जो तिलक थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना चाहते थे उस समय, लेकिन जो गोखले थे उसके उम्मीदवार रासबिहारी घोष थे और इसी बात पर दोनों में काफी ज्यादा मतभेद हुआ और यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो दो धड़ों में बट गई, एक उदारवादी और दूसरी उग्रवादी। गोखले और उनके जो उदारवादी सुधारक साथी थे अपने मूल हिंदू धर्म में अंधविश्वासों और दुर्व्यवहारों को ब्रिटिशों के साथ यानी कि ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर दूर करना चाहते थे। जो उदारवादी थे वो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर सारे कार्य करना चाहते थे, जबकि जो उग्रवादी थे उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को भारत के समाज सुधार करने का कोई अधिकार है ही नहीं। इसके अलावा अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों की। गोपाल कृष्ण गोखले न केवल एक राजनेता थे बल्कि एक आर्थिक विचारक भी थे। उनका मानना था कि आर्थिक विकास भारत और उसके लोगों के विकास के लिए आवश्यक है, मतलब जो आर्थिक विकास है उसके बिना भारत का विकास संभव ही नहीं है। गोखले के आर्थिक विचार जो थे वो एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल और एक अन्य इनके जैसे जो अन्य शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे उनके कार्यों से प्रभावित थे। गोखले एक आर्थिक चिंतक भी थे जिनका मानना था कि भारत के विकास और समृद्धि के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है, कि अगर भारत का विकास करना है और उसमें उसको समृद्ध बनाना है तो उसके लिए भारत का आर्थिक विकास होना जरूरी है। उन्होंने भारत में कृषि, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने की वकालत की कि आर्थिक विकास के लिए भारत में जो कृषि है, उद्योग है और जो व्यापार है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। उनके अनुसार आर्थिक विकास से गरीबी का उन्मूलन होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। इसके अलावा और बात करें तो उनके कृषि पर विचार देखते हैं, तो कृषि पर जो गोखले के विचार थे, गोखले का मानना था कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश की लगभग 60% जनसंख्या क्या है, अभी भी कृषि पर निर्भर है, तो कृषि ही एक तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है। उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं और जो बेहतर बीज हैं उनके माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, यानी कि इन सब चीजों की ज्यादा से ज्यादा इनका प्रयोग किया जाए और जो कृषि उत्पादकता है उसमें सुधार किया जाए। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नकदी फसलों को बढ़ावा देने की बात भी की थी। नकदी फसलें वे होती हैं जिनको तुरंत मार्केट में बेचकर पैसा लिया जा सकता है।
इसके अलावा बात करते हैं उद्योगों पर गोखले के विचार की। तो गोखले भारत में उद्योगों के विकास के समर्थक थे। उनका मानना था कि उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। मतलब जब देश में उद्योगों की स्थापना होगी तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी। गोखले ने छोटे पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की वकालत की कि छोटे छोटे उद्योग लगाएं जिनका जो स्वामित्व है, जिनका जो हक है, मालिकाना हक, जिनके जो मालिक होंगे वो जो है वो भारतीय ही होंगे, यानी कि उनका जो प्रबंधन है वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाए, ये नहीं कि विदेशियों के द्वारा किया जाए। आगे देखते हैं व्यापार पर गोखले के विचार। तो गोखले का मानना था कि भारत के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो व्यापार हम दूसरे देश से करते हैं, तो दूसरे देश से व्यापार करना आवश्यक है। उन्होंने भारत के निर्यात को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। निर्यात वो होता है जो हम भारत में बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनको बाहर दूसरे देशों में बेचते हैं, और आयात वो होता है जो चीज की हमारे देश में कमी होती है और हम उसे बाहर से मंगाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढ़ाना चाहिए, यानी कि अपने देश में बनी हुई चीजें बाहर भेजनी चाहिए और जो आयात पर हमारी निर्भरता है उसे कम करना चाहिए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत भी की थी कि हम ज्यादा से ज्यादा विदेशी वस्तुओं पर निर्भर ना रहें, बल्कि ऐसी जो वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है उनको हम अपने देश में ही निर्मित करें। इस तरह के जो स्वदेशी उद्योग हैं उनको बढ़ावा दें। अब बात करते हैं शिक्षा और मानव पूंजी पर गोखले के विचार की। शिक्षा आप सभी समझते हैं, और जो मानव पूंजी होती है मतलब मानव कितना कैपेबल है किसी भी आर्थिक क्रिया को करने के लिए, तो वो मानव पूंजी है। गोखले का मानना था कि भारत में मानव पूंजी के विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है, यानी कि ऐसे व्यक्ति बनाने के लिए जो कि आर्थिक विकास में सहायता दे सके उनके लिए शिक्षा जरूरी है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सभी के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, जिससे जो शिक्षित लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक उन्नति कर पाए। साथ ही साथ जो उसकी पहुंच है, यानी कि शिक्षा लगभग सभी लोगों को प्राप्त हो, तो उसकी पहुंच पर भी जो पहुंच है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। गोखले के अनुसार शिक्षा लोगों को भारत के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान कर सकती है, यानी कि शिक्षा के जरिए ही कोई भी व्यक्ति उस लायक बन सकता है कि वो अपने देश के लिए कोई आर्थिक कार्य कर सके। यहाँ पर हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रमुख राजनेता, आर्थिक विचारक, एक समाज सुधारक और एक उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे, जो भारत की प्रगति के लिए सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के महत्व को समझते थे तथा समाज में सामाजिक बुराइयों को दूर करके समाज को उन्नत करना चाहते थे। परंतु उनका मानना था कि इस तरह के जो सुधार हैं वो मौजूदा ब्रिटिश सरकारी संस्थान के भीतर ही काम करके अच्छे से हासिल किए जा सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति थी, यानी कि उनकी इस सोच के कारण उन्हें तिलक जैसे जो अधिक आक्रामक राष्ट्रवादी थे, यानी कि जो उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, उनके विरोध का भी सामना करना पड़ा था। तो इस तरह के विरोध से प्रभावित हुए बिना भी गोखले ने अपने जो सुधार लक्ष्य थे उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरे राजनीतिक जीवन में भारत के विकास के लिए काम किया, यानी कि वो ऐसे ही विरोध का जो उनका विरोध होता था उसकी परवाह किए बिना ही अपने कार्यों को करते रहे थे। तो इस तरह हमने इस वीडियो में गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक और जो सामाजिक विचार थे उनको देखा, साथ ही साथ हमने उनका जो राष्ट्रवाद और जो उग्रवाद पर उनके विचार थे उसको भी देखा। अगर आप इसी तरह मेरे साथ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।